Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 8th of June 2024. तो गाइज आज है तारीख 8 जून 2024 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है महारानी टेम्पल को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। दोस्तों ये जो बॉडी है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसमें कुछ कंट्रीज हैं जो कि इसके सदस्य हैं। आपसे पूछा जाता है कि जो नीचे ऑप्शन में जो ये 4 देश दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक ऐसा देश है जो उसका मेंबर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इंडिया, या ऑप्शन नंबर बी चाइना, या ऑप्शन नंबर सी जापान, या ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ साथ आपका जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इजराइल एक ऐसा देश है जो लगातार खबरों में बना हुआ है। रीजन आपको पता है, इजराइल और गाजा पट्टी में जो हमास है उनके बीच में पिछले साल से जो डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है वो आज के समय पर काफ़ी भयानक हो चुका है, जिसमें हज़ारों लोगों की जान जा चुकी है। अब इसी दौरान दोस्तों यहाँ पर इजराइल जो है अपने एक वेपन सिस्टम के लिए जाना जाता है जिसका नाम है आयरन डोम। आप सभी लोगों ने ज़रूर से इसका नाम सुना होगा और पता होगा ये आयरन डोम क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। आयरन डोम दोस्तों बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो कि हवा में दुश्मन के रॉकेट को मारने की कैपेबिलिटीज़ रखता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लो, मान लो इधर यहाँ पे हमास है, आप इमेजिन करो, और इधर यहाँ पर इजराइल है। अब सपोज यहाँ पे हमास इधर से रॉकेट से अटैक करता है, ढेर सारे रॉकेट एक साथ लॉन्च कर देता है, तो इजराइल ने अपने देश में क्या कर रखा है, आयरन डोम सिस्टम को डिप्लॉय कर रखा है। और ये आयरन डोम सिस्टम क्या करता है, इसमें 3 चीज़ें अलग अलग कह सकते हो रखी जाती हैं। वो यहाँ पे उड़ते हुए जो दुश्मन के अटैक हैं उसको इंटरसेप्ट करती हैं, उसको एक तरीके से यहाँ पर डिटेक्ट करने के बाद में हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो हवा में ही दुश्मन के रॉकेट्स मिसाइल्स को ख़त्म करने की टेक्निक है इजराइल के पास में, और वो सब टेक्निक जो आज के समय पर देखने को मिलती है वो आयरन डोम के बेसिस पर देखने को मिलती है। तो आयरन डोम में 3 आपको कंपोनेंट्स नजर आएंगे। एक होता है इनका रडार सिस्टम यूनिट जो कि आते हुए रॉकेट्स को या दुश्मन के मिसाइल को डिटेक्ट करने का काम करता है। फिर एक होता है कंट्रोल सेंटर, फिर उसके बाद एक होता है मिसाइल फायरिंग यूनिट जो कि आते हुए थ्रेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो इजराइल का इस तरीके से आयरन डोम सिस्टम वर्क करता है। ये कुछ फोटोज भी आप यहाँ पर देख पाओगे। दुश्मन का मिसाइल आ रहा है, एकदम से निकलेगा और हवा में ही गिरा देगा, जिससे वो मिसाइल इनकी टेरिटरी में लैंड नहीं हो पाएगा। और इसकी चर्चाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा लोग इजराइल के इस आयरन डोम में इंटरेस्टेड भी हैं। लेकिन अब इजराइल के लिए थोड़ी सी चिंताएं बढ़ सकती हैं इस वाली खबर को देखकर, या जो अभी हुआ है उसकी वजह से। रीज़न यहाँ पर यह है दोस्तों, पहले मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ जिसमें आपको एक बढ़िया क्लैरिटी मिलेगी। ये आपको मिडिल ईस्ट का मैप देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा जूम करते हैं और आते हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन में। यहीं पर आपको देखने को मिलता है ये है इजराइल, और ये जो छोटा सा आपको पट्टी दिख रही है यह है गाजा पट्टी। इनके बीच में लगातार डिस्प्यूट चल ही रहा है, ये वॉर चल ही रहा है। इधर से इधर अटैक हो रहे हैं, इजराइल इधर से उधर अटैक कर रहा है। यहीं पर ये जो पूरा इजराइल कंट्री है दोस्तों, जस्ट ऊपर इसके लेबनान भी है। ये लेबनान यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंट्री है, ठीक है। अब लेबनान इजराइल के नॉर्थ में है, लेकिन लेबनान में भी एक ऐसे ही ग्रुप है जैसे गाजा पट्टी में हमास है, ठीक है। अब हमास चाहता है इजराइल को ख़त्म कर देना,
इसराइल चाहता है हमास को खत्म कर देना। उसी प्रकार से लेबनान में जस्ट इस वाले पोर्शन में, यानी इसराइल और लेबनान का जो बॉर्डर है, जस्ट लेबनान के बॉर्डर वाले पोर्शन पर एक और ग्रुप है हिजबुल्लाह। वो हमास की तरह है, लेकिन हमास से अगर हम कंपैरिजन करें तो हिजबुल्लाह ज़्यादा स्ट्रांग है, इनके पास में ज़्यादा पावर्स हैं, ज़्यादा सपोर्ट आपको अलग अलग कंट्रीज़ का देखने को मिलेगा, स्पेशली ईरान का। ईरान बैक ग्रुप बोला जाता है दोस्तों हिजबुल्लाह को। ईरान बहुत सारे वेपन सप्लाई करता है हिजबुल्लाह को। तो हिजबुल्लाह ने अभी यहाँ पे क्या किया, एक ड्रोन इसराइल के अंदर में छोड़ दिया। उस ड्रोन का नाम है कामिकाजे ड्रोन, और वो कामिकाजे ड्रोन दोस्तों यहाँ पे ईरान का ही है, ईरान ने यहाँ पर उसको डेवलप किया है। और वो ड्रोन धीरे धीरे गया इजराइल की साइड में, वहीं पास में आयरन डोम सिस्टम रखा हुआ था, और इस आयरन डोम सिस्टम को हिजबुल्लाह के इस ड्रोन ने दोस्तों विस्फोट कर दिया, या कह सकते हो तबाह कर दिया। ये वीडियो हिंदुस्तान टाइम्स ऐसे अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आपने ये वीडियो देखा होगा, ऑन कैमरा ये वीडियो है। ये ड्रोन जाता है इस तरीके से, आप देख पाओगे अभी धीरे धीरे जा रहा है, और जाते जाते यहाँ पर ये बिल्कुल आयरन डोम के करीब आ गया, और करीब आके सीधा इसमें टकरा कर विस्फोट हो गया, जिससे यहाँ पर ये पूरा आयरन डोम सिस्टम भी दोस्तों डैमेज हो गया। तो यहाँ पे प्रश्न यही उठा कि ये इजराइल के लिए एक कंसर्न वाली बात है कि उनका एक इंपॉर्टेंट सिस्टम जो उनकी प्रोटेक्शन लंबे समय से कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आज के समय पर वीक साबित हुआ। अब वीडियो को, सॉरी इस आर्टिकल को बिल्कुल लास्ट तक देखना, लास्ट में एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। क्या ये बिल्कुल सही बात है कि हाँ हिजबुल्लाह के इस ड्रोन ने आयरन डोम को ख़त्म कर दिया है या नहीं ख़त्म किया है, मैं आपको आगे भी बताऊंगा। बट अभी के लिए जो न्यूज़ है वो मैंने आपको यहाँ पर सभी चीज़ एक्सप्लेन कर दी हैं, ये आप आर्टिकल्स और भी देख पाओगे। तो हिजबुल्लाह ने यहाँ पर इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को डैमेज किया, जिसकी वजह से आज के समय पर बहुत चर्चाएं हुई इस आयरन डोम सिस्टम की। क्वेश्चन नंबर 1 यह है कि वो जो ड्रोन है, उस ड्रोन को क्या आयरन डोम सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाया? क्योंकि अभी तो आपने बोला था दुश्मन का जो अटैक होगा, मिसाइल्स होंगे, उसको आयरन डोम डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करके हवा में उड़ा देगा। तो क्या इन ड्रोन्स को वो डिटेक्ट नहीं कर पाया? चलो अब इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों जो ड्रोन्स हैं कामिकाजे, ये अपने आप में काफ़ी स्पेशल ड्रोन्स हैं। इनके फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो बेस्ट नज़र आएंगे। मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। ये ड्रोन दोस्तों एक स्मॉल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हैं, छोटे छोटे ड्रोन, और ये आप कह सकते हो ऐसे ड्रोन हैं जो मिसाइल अटैक नहीं करते। एक तो ड्रोन वो होता है जो उड़ता हुआ जा रहा है और सीधा मिसाइल अटैक कर देगा दुश्मन के ऊपर में और वापस से आ जाएगा, ये उसमें का नहीं है। इन कामिकाजे ड्रोन्स को हम सुसाइड ड्रोन्स का नाम भी देते हैं। सुसाइड ड्रोन्स आप समझ रहे हो, एक ये ड्रोन अपने आप में खुद मिसाइल है, ये खुद मिसाइल ड्रोन है। इसके अंदर में एक्सप्लोसिव्स सेट हैं, ये सीधा जाके टकराएगा एनिमी के टारगेट से और ड्रोन भी फटेगा, साथ ही साथ में जिस चीज़ पर यह टकराया है उसको भी आराम से डैमेज कर देगा और बड़ा डैमेज क्रिएट करेगा। तो ये होते हैं कामिकाजे ड्रोन जो डायरेक्टली टैंक के ऊपर या डायरेक्टली यहाँ पर दुश्मन के टारगेट के ऊपर सीधा हिट होंगे, हिट होकर खुद भी फटेंगे और साथ ही साथ में उसको भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देंगे। एक तो होता है नॉर्मल ड्रोन जो सीधा मिसाइल अटैक करके वापस आ गया, उसमें का ये नहीं है, इसको सुसाइड ड्रोन भी बोलते हैं। सवाल यह है, नाम ये एक थोड़ा अजीब सा है, कामिकाजे कहाँ से लिया गया? दोस्तों आपने जापान का जो ये पूरा कहानी है वो पढ़ा होगा। जापानीज कामिकाजे पायलट्स हुआ करते थे वर्ल्ड वॉर 2 में। तो वर्ल्ड वॉर 2 में जो ये कामिकाजे पायलट्स थे, ये क्या करते थे आपको पता होगा, ये बेसिकली सुसाइड अटैक क्या करते थे। यानी इनको एक एयरक्राफ्ट दिया जाता था और वो उस एयरक्राफ्ट में बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स हुआ करते थे, विस्फोट भरे हुए होते, विस्फोटक हुआ करते थे, और उस एयरक्राफ्ट को ये पायलट उड़ाते थे और उड़ाते उड़ाते दुश्मन के टारगेट को सीधा यहाँ पर उसमें अपना ये प्लेन ले जाके क्रैश कर देते थे। ठीक है, खुद की भी जान जाती थी और उस एयरक्राफ्ट में जो एक्सप्लोसिव्स थे वो सब यहाँ पे दुश्मन के टारगेट से जैसे हिट करते थे वहाँ पे भी एक बड़ा विस्फोट होता था। तो ये कामिकाजे पायलट्स हुआ करते थे, यहीं से वर्ड लिया गया कामिकाजे ड्रोन यानी सुसाइड ड्रोन। आई होप आपको इसके बारे में समझ में आया। अब इस ड्रोन के स्पेशल फीचर्स क्या हैं, इसकी स्पेशलिटी क्या है, ज़रा वो भी जान लेते हैं। ये आज के समय पर एक मॉडर्न वर्जन है, इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, छोटा ड्रोन है, सस्ता है, बड़े ड्रोन से कम खर्चा होता है और अटैक करने में है माहिर। यहाँ पे किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा इसको चला के छोड़ दो, अपने टारगेट को सेट कर दो और उस टारगेट पे जाके धीरे धीरे करके बिल्कुल आराम से उसको एनालाइज करके उसमें जाके ये हिट कर जाएगा और हिट करते ही यहाँ पर विस्फोट होगा, खुद भी और सामने वाला जिस चीज़ पे हिट करेगा वो भी। ये इस ड्रोन के फीचर हैं। क्वेश्चन ये है, आज के समय पर कौन कौन से देश ऐसे हैं जिनके पास में इस प्रकार के ड्रोन्स हैं?
तो यूएस मिलिट्री के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि जो ईरान अलग अलग मिलिशियाज ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है उन सब को इसने इस प्रकार के ड्रोन दिए हैं। इवन अभी कह सकते हो लास्ट ईयर इराक में अमेरिका के बेसिस के ऊपर 10 अटैक हुए, उन अटैक में भी यही वाले ड्रोन शामिल थे। फिर एजरबाईजान जिसको अगेन ईरान सपोर्ट करता है, तो एजरबाईजान भी दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार के ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है आर्मेनिया के खिलाफ पिछले कुछ सालों में। फिर ये ईरान के थ्रू जो बैक किए हुए हूदी रेबल्स हैं, हूदी रेबल्स का नाम आपने सुना होगा यमन के अंदर में, तो वो भी इस प्रकार का यहाँ पर ड्रोन यूज करते हैं। तो ये सब ड्रोन्स उनके पास आ कहाँ से रहे हैं, ये ईरान प्रोवाइड करवा रहा है। और इस प्रकार के ड्रोन्स दोस्तों रशिया, चाइना, इजराइल, ईरान, टर्की, इन सब के पास इस प्रकार के वर्जन्स आपको नजर आएंगे। तो ये यहाँ पे स्टेटस है कि कौन कौन से देश के पास में ये ड्रोन अवेलेबल है। अब बात यह है कि इस ड्रोन को ट्रैक करना या इसको टैकल करना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है, क्यों यहाँ पे इस ड्रोन को डिटेक्ट करके आयरन डोम हिट नहीं कर पाया। रीज़न यहाँ पर यह है दोस्तों कि ये ड्रोन इस तरीके से बनाया गया है कि रडार सिस्टम पकड़ ही नहीं पाएगा इसे, है ना। और ऑब्वियस ही बात है, रडार सिस्टम का मेन काम यही है दुश्मन से जो अटैक आ रहा है उसको डिटेक्ट करके उड़ाना। तो रडार सिस्टम यहाँ पे इन वाले ड्रोन्स को पकड़ नहीं पाता। ये ड्रोन इतने छोटे हैं कि इनको चिड़िया के साथ में कंफ्यूज कर लेता है। अब वो सोच रहा है यहाँ पर ये चिड़िया है, लेकिन असल में वो अटैक आ रहा है दोस्तों सामने से ड्रोन का। तो इस चक्कर में जो रडार है वो कंफ्यूज हो जाता है और इस कंफ्यूजन के दौरान यहाँ पर ड्रोन सीधा जाके अपने टारगेट को हिट कर जाता है। और कभी कभी यहाँ पे सपोज अगर रडार सिस्टम इसको पकड़े भी तो ये ड्रोन इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ रहे होते हैं कि इनको भेजना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, टारगेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये भी यहाँ पर इसमें एक कह सकते हो, इसका फीचर कह सकते हो और इसको भेजने में एक बड़ा चैलेंज भी कह सकते हो। समझ गए। तो ये ड्रोन रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। अब आते हैं एक और चीज़ के ऊपर। जब ये पूरा का पूरा न्यूज़ आर्टिकल छपा, डिटेल सामने आई, क्या वाकई में इजराइल का आयरन डोम सिस्टम पे ये अटैक हुआ है और ऐसा डिस्ट्रॉय हुआ है? हाँ, तो बिल्कुल वीडियो तो ऐसा देखने को मिला है कि हाँ इजराइल के आयरन डोम सिस्टम पर यह अटैक हुआ और वो विस्फोट हुआ। तो क्वेश्चन यहाँ पर इजराइल के आयरन डोम सिस्टम पे उठ जाता है। लेकिन वहीं पर दोस्तों एक छोटा सा ट्वीट शेयर किया जाता है कई सारे लोगों के थ्रू जो कि इजराइल में रहते हैं। उन्होंने ये बोला कि हमने आपको बेवकूफ़ बनाया। कहने का मतलब यह है कि जो ये आयरन डोम है ये रियल आयरन डोम नहीं है, ये एक प्रकार का केवल और केवल डेकॉय है। मतलब इस तरीके के जो आयरन डोम के स्ट्रक्चर हैं उसको इजराइल ने बनाकर इधर उधर प्लेस कर रखा है। वो चाहता है कि ये जो हिजबुल्ला है, ये जो अलग अलग ग्रुप है जो इजराइल पे अटैक कर रहे हैं, वो उनके आयरन डोम सिस्टम को अटैक करें ताकि इनके ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स खत्म हो, खर्च हो और इनको लगे कि इन्होंने हमारा आयरन डोम सिस्टम उड़ा दिया है। तो इस तरीके की रिपोर्ट्स भी हैं दोस्तों कि इजराइल इस प्रकार के डेकॉय यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर बनाकर, नकली स्ट्रक्चर बनाकर इधर उधर प्लेस करता है। तो यहाँ पर यह भी एक क्वेश्चन उठा है, क्योंकि अभी ईरान के साइड से ये क्लैरिटी नहीं दी गई है। इस वजह से यहाँ पर वो जो ट्वीट है उसको भी लोग यहाँ पर मान रहे हैं कि हाँ ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने एक डेकॉय, एक नकली स्ट्रक्चर को हिट किया है, इन्होंने असली आयरन डोम को हिट नहीं किया है। और दोस्तों जब ये सब कुछ हुआ, ये न्यूज़ निकल कर आई, तो इस न्यूज़ के दौरान जो इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ हैं उनका कहना यह है कि हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में एक नई वॉर नजर आए, वो भी लेबनान के साथ में। अब की बार हमास के साथ में नहीं होगी, अब की बार लेबनान के साथ में होगी। लेबनान में आपको बता चुका हूँ जस्ट इजराइल के ऊपर यहाँ पर ये कंट्री आपको नजर आएगा, ठीक है। तो अगर लेबनान इस तरीके से अटैक करेगा बार बार तो इजराइल को इधर भी फोर्सेस तैनात करनी पड़ेंगी, इधर वो रिटेलिएशन में अटैक करेगा और यहाँ पर इसको कहीं ना कहीं एक वॉर में बदल देगा। तो एक नेक्स्ट वॉर की जो कह सकते हो कि पॉसिबिलिटी है वो भी हमको नजर आती है, और वो कहाँ से होगी वो मैंने आपको बताया। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने यहाँ पर देखा, हमने आर्टिकल डिस्कस किया और आर्टिकल के पीछे बैकग्राउंड डेटा। अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना तो कामिकाज़े ड्रोन से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। बाकी और भी ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हम कवर करने वाले हैं जिसमें ढेर सारा बैकग्राउंड डेटा है जहां से क्वेश्चंस बनेंगे। उन सभी डेटा को, उन सभी नोट्स को दोस्तों यहाँ पर आपको एक पीडीएफ में कंपाइल करके दिया जाता है। एक ऐसा पीडीएफ जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हो। एक ऐसा पीडीएफ दोस्तों जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। आपको यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप मिल जाता है जहाँ पे सारा का सारा कंटेंट सिक्योर रहता है।
कहने का मतलब है सारे पीडीएफ्स डेट वाइज पड़े हुए हैं, किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको कहीं पर भी पीडीएफ स्टोर करके उसको सीक्वेंस से मैनेज करके ये सब प्रॉब्लम्स फेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको इस ग्रुप में मिल जाती हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। समझ गए दोस्तों? बाकी मैं आपको बता दूं कि इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा। व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का मैसेज कर दो कि वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि हाँ मुझे किस तरीके से यहाँ पे फ़ायदे होंगे। अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा टारगेट होता है 5000 लाइक्स का, जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अगला आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में हम लिंक करने वाले हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ चुका है। बात की जा रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रेपो रेट है इसको अनचेंज रखा है, यानी जो रेपो रेट पहले चल रहा था उसी रेपो रेट को बरकरार रखा है। लेकिन हमारा जो जीडीपी है दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी जो यहाँ पर फोरकास्टिंग की है इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है 7.2% की। अब मतलब क्या है मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में एक इंपॉर्टेंट कमेटी आती है जिसका नाम है एमपीसी। एमपीसी का मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने फ्राइडे को डिसाइड किया कि वो रेपो रेट को अनचेंज रखेंगे, यानी कि जो पहले 6.5% चल रहा था वही 6.5% रेपो रेट रहने वाला है। डोंट वरी, रेपो रेट क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो जो पहले रेपो रेट था उसको एज इट इज बरकरार रखा गया। लेकिन जो हमारी इकोनॉमी है, आपको पता है ना ये सारी ग्रुप्स क्या करते हैं, इकोनॉमी किस तरीके से हमारी ग्रो करेगी उसको लेकर एक प्रेडिक्शन भी करते हैं, एक कह सकते हो फोरकास्टिंग करते हैं या भविष्यवाणी करते हैं। तो आरबीआई ने यहां पर यह बोला, पहले जो इनका प्रेडिक्शन था वो था कि अब की बार क्या होगा, इस साल हमारी जो इकोनॉमी है वो 7% से ग्रो करेगी। ये इन्होंने पहले स्टेटमेंट दिया था। अब इन्होंने यहाँ पे जो कल के दिन जो एमपीसी है उनका कहना यह है कि ये जो हमारी इकोनॉमी है जीडीपी वो अब की बार 7.2% से ग्रो करेगा। तो ये जो परसेंटेज है प्रोजेक्शंस के, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। समझ गए? तो ये परसेंटेजेस कभी ध्यान में नहीं रखने होते हैं, इसलिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो अभी इन्होंने 7 से 7.2 कर दिया, सिचुएशन चेंज होगी तो उसके हिसाब से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जो भी होगा। तो ये ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। बस ये फोरकास्टिंग ऐसे आर्टिकल आते रहते हैं, एक बार पढ़ा हटा दिया। अब यहां पे अगर कुछ पढ़ना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको ये पढ़ना होगा रेपो रेट होता क्या है, और रेपो रेट को अनचेंज रखा गया है, जैसे पहला था वैसे रखा गया है। अगर इसको बढ़ा दिया जाता तो इसका इंपैक्ट क्या होता, और कम कर दिया जाता तो क्या इंपैक्ट होता, ये भी क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में। चलिए अब इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, यहीं पर एक चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं, यहीं पे हम समझते हैं। डेफिनेशन तो मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दी है, बट मैं यहीं पे आपको चीज़ों को समझा देता हूँ क्योंकि लिखकर समझना थोड़ा ज़रूरी है। रेपो रेट क्या होता है दोस्तों? अब यहाँ पे हमारे पास में एक सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये सेंट्रल बैंक है, सभी बैंक्स को मैनेज करने का काम करती है, उनको कंट्रोल करने का काम करती है। दूसरी तरफ हमारे पास में हमारी कमर्शियल बैंक्स हैं। कमर्शियल बैंक में आपकी HDFC वगैरह वगैरह जितनी बैंक आ गई वो आपकी कमर्शियल बैंक्स हो गई। अब होता क्या है इसको देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब मान लो कमर्शियल बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आरबीआई से पैसा लिया। अब जब पैसा लिया तो वो पैसा वापस भी तो करेगा वो। अभी के लिए चलो कमर्शियल बैंक ने पैसा आरबीआई से ले लिया, लेकिन जब ये कमर्शियल बैंक्स वही पैसा आरबीआई को वापस जब लौटाएंगे तो क्या केवल अमाउंट ही लौटाएंगे, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी तो देंगे, ब्याज भी तो देंगे। आरबीआई बेवकूफ़ थोड़ी है जो यहाँ पर ऐसे ही पैसा दे देगा, उसके ऊपर ब्याज लेगा, इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर कमर्शियल बैंक जो पैसा लौटाएंगे उसको सूद समेत ब्याज के साथ में, इंटरेस्ट के साथ में लौटाएंगे। तो ये जो इंटरेस्ट यहां पर देंगे कमर्शियल बैंक, उसी इंटरेस्ट को दोस्तों हम रेपो रेट का नाम देते हैं। बस यहीं पर गेम खत्म, ठीक है। जब वो पैसा लौटा रहे हैं उस पर जो ब्याज देंगे वही रेपो रेट है। तो रेपो रेट जो पहले चल रहा था 6.5% का वही रखा गया। अब सपोज अगर यहां पे आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता तो रेपो रेट को बढ़ाने का मतलब है कि अब कमर्शियल बैंक को
जो लोन जो अपना पैसा लौटाना है वापस, उस पर ज़्यादा ब्याज देना होता। और अगर ज़्यादा ब्याज कमर्शियल बैंक को देना होता तो कमर्शियल बैंक अपनी जेब से थोड़ी देता, वो हमसे पैसा खींचता। तो वो क्या करेगा, मार्केट में ईएमआई वगैरह जो होगा, लोन वगैरह होगा, उसको महंगा कर देगा, उस पर लोगों से ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा ताकि वो ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट के तौर पर आरबीआई को दे सके। ये कंडीशन तब होगी जब रेपो रेट बढ़ता, अभी के समय पर अनचेंज रखा गया है, जो पहले था वही रखा गया है। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पर रेपो रेट का कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? हो गया तो नीचे यस कमेंट सेक्शन में लिख देना, याद रखोगे हमेशा। अब दूसरा, यहीं पर एक और कॉन्टेक्स्ट आता है रिवर्स रेपो रेट का। आपने देखा होगा रेपो रेट जब भी पढ़ते हैं तो यहीं पर एक रिवर्स रेपो रेट की बात भी आती है। अब ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे उल्टा हो जाता है। कहने का मतलब है कि अब कमर्शियल बैंक के पास में थोड़ा ज़्यादा पैसा है, समझिए थोड़ा उनके पास में ज़्यादा अमाउंट है। अब तो ज़्यादा अमाउंट है उनके पास में, तो वो क्या करेंगे, आरबीआई को पैसा दे देंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पेमेंट कर देंगे कि भाई ये पैसा हमारे पास में ज़्यादा है, आप ये रख लीजिए, है ना, और हमें जब चाहिए होगा हम आपसे लेंगे, लेकिन आप बदले में इंटरेस्ट भी लेंगे। तो आरबीआई बोला ठीक है, हमें ज़रूरत है, हमने ले लिया और यहाँ पर इंटरेस्ट दे देंगे आपको समय के साथ में। तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये पैसा लौटाएगा कमर्शियल बैंक को और उस पर जब इंटरेस्ट देगा, तो अब ये ऐसे उल्टा जा रहा है। इसी को यहाँ पे क्या बोल दिया जाएगा, रिवर्स रेपो रेट। जब आरबीआई सूद समेत यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ में पैसा लौटाएगा तो वो रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए जो आपका रेपो रेट होता है ये हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई के पास में ये कमर्शियल बैंक खुद पैसा जमा कर रहे हैं, उस पर यहाँ पर आरबीआई कम ही इंटरेस्ट देता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट कम रहता है। तो ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच का डिफरेंस आई होप आपको क्लियर हो चुका है और अच्छे से हो चुका है, हमेशा याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये आता है, ये डिसाइड कौन करता है? तो कहोगे अभी तो पता है आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही डिसाइड करता है रेपो रेट को। लेकिन दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक कमेटी आती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आपको बताया था, यही एमपीसी इन सब चीज़ों को लेकर डिसीजंस लेती है। तो ये एमपीसी है क्या, चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जरूरी है। हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934, इस एक्ट के अंदर सेक्शन 45ZB के तहत हमारी केंद्र सरकार के पास में पावर है कि वो 6 मेंबर की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 6 मेंबर होते हैं एमपीसी में, ध्यान रखिएगा। अब इस पूरी कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इस कमेटी को इसलिए बनाया जाता है ताकि ये जो 6 एक्सपर्ट मेंबर्स हैं वो हमारे अलग अलग जो आरबीआई के पॉलिसी रेट्स हैं उनको डिसाइड कर सकें, और स्पेशली जो इन्फ्लेशन टारगेट है उसको अचीव कर सकें। महंगाई का एक टारगेट है तो होता है, जैसे अभी 4+-2 लेकर चलते हैं हम, तो वो जो इन्फ्लेशन का टारगेट है उसी के अंदर में यहाँ पर जो महंगाई है उसको कंट्रोल करके रखा जाए। तो इन्फ्लेशन को मैनेज करने का काम भी इस एमपीसी का है। और ध्यान रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो भी डिसीजंस लेगा वो सभी डिसीजंस सभी बैंक के ऊपर यहाँ पर अप्लाई होंगे और उन बैंक को मानना होगा, क्योंकि एमपीसी ऑब्वियस ही बात है आरबीआई की ही एक इंपॉर्टेंट कमेटी है, और आरबीआई को हम बैंकर्स ऑफ द बैंक बोलते हैं, हमारे सभी कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करने वाला बैंक। तो डिसीजन जो होगा एमपीसी का वो बाइंडिंग होगा इस पर्टिकुलर बैंक पर। अब इसके कॉम्पोजिशन पर अगर हम थोड़ा डिस्कशन करें दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बोला एमपीसी में 6 मेंबर्स होते हैं। अब वो 6 मेंबर्स कैसे कैसे लाए जाते हैं और कौन कौन होते हैं जरा इसको समझिएगा। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी इस कमेटी में शामिल होंगे, सबसे पहले सदस्य वही होंगे। जैसे आज के समय पर आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास जी, तो वो आरबीआई के गवर्नर भी हैं, इस कमेटी के एक इंपॉर्टेंट पर्सन बनेंगे। दूसरे डेप्यूटी गवर्नर भी होंगे। तीसरा यहाँ पे दोस्तों ऑफिसर ऑफ द बैंक, जिसको नॉमिनेट किया जाएगा हमारे सेंट्रल बोर्ड के माध्यम से। तो ये तो हो गए 3 मेंबर। अब है तो एमपीसी में 6 मेंबर, बचे और 3, बचे वो 3 कहाँ से आएंगे? तो उन बाकी 3 लोगों को हमारी केंद्र सरकार अपॉइंट करेगी। लेकिन वो जो 3 लोग होंगे उनको जो केंद्र सरकार अपॉइंट करेगी उसमें कुछ कंडीशन है कि भाई वो जो 3 व्यक्ति हैं उनकी एबिलिटी होनी चाहिए, उनको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की फील्ड में एक अच्छा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसी के बेसिस पर उन तीनों को अपॉइंट किया जाएगा। तो ये 3+3 हो गए 6। ये 6 मेंबर्स एमपीसी में हमको नजर आते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया ये पूरा इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, लेकिन आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बैकग्राउंड डेटा है जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे।
चलिए नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पेज नंबर 2 पर प्रेजेंट है, जिस जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में इसको लिंक करेंगे। यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों नोटा के बारे में। अब कई लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा भी था, सर नोटा का क्या पूरा मामला है, ज़रा समझाइए। इस बार जो नोटा है, क्योंकि दोस्तों इलेक्शंस जो होते हैं, अभी इलेक्शंस हुए हमारे लोकसभा के, रिजल्ट भी आया 4 जून को। जब रिजल्ट आया तो ये पता चला कि 2019 में जितने लोगों ने नोटा पे वोट डाला था उससे कम लोगों ने अब की बार 2024 में नोटा को वोट दिया है। मतलब नोटा के वोट पर अगर आप देख पाओगे जो वोटिंग है वो थोड़ी सी कम हुई है देश भर में, लेकिन नॉर्थ ईस्ट पोर्शन पे दोस्तों ये नोटा की वोटिंग बड़ी है, ये यहां पर बताया गया। अब नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन ये है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम एंड सिक्किम आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका मेघालय। तो ये स्टेट्स आपके नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स हैं। यहां पे जो लोगों ने वोटिंग दी है अब की बार, उसमें नोटा पे ज्यादा लोगों ने वोट किया है। बोला यह है कि पिछली बार 2019 में नॉर्थ ईस्ट से 0.71% ने नोटा पे वोटिंग दी थी, अब की बार 0.81% ने वोटिंग दिया, तो थोड़ी सी बढ़ोतरी नजर आई। जबकि ओवरऑल देश की बात करेंगे तो पूरे देश में 2019 में 1.6% लोगों ने नोटा पे वोटिंग दी थी, अब की बार वो कम होकर 0.99% हो गया। वही यहां पर बताया गया कि यह हुआ नोटा के अब की बार कंडीशंस में। ठीक है, बाकी अब की बार की बात करेंगे तो पता होगा हमारे लोकसभा के अंदर में इस पूरे नॉर्थ ईस्ट से 25 सीटें आती हैं। 25 सीट का कंट्रीब्यूशन होता है लोकसभा में इस पूरे नॉर्थ ईस्ट से। 14 जाती हैं असम से, बाकी 2 जाती है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा से, और बाकी एक जाती है मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम से। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये 25 सीट्स कंट्रीब्यूट करते हैं लोकसभा में। तो ये पर्टिकुलर रीजन भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है इलेक्शंस के पर्सपेक्टिव से। तो नोटा का केस आपको समझ में आ गया। अब आगे आते हैं। अभी तक हमें ये जो न्यूज़ है वो समझ में आई है कि यहाँ नोटा पे वोट दिया है। अब क्वेश्चन ये है नोटा होता क्या है, पहले ये भी तो जानना ज़रूरी है। ये है दोस्तों नन ऑफ द अबव। आप जब वोटिंग देने गए होंगे तो आपके सामने ईवीएम मशीन रखी होगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम मशीन में यहाँ पर ये सारे के सारे सिंबल्स दिए गए हैं, लोगों के नाम दिए गए हैं कि भाई आप यहाँ पर इस तरीके से वोटिंग देंगे। और यहाँ पर सबके नाम होने के बाद बिल्कुल लास्ट में एक आता है नोटा, यानी नन ऑफ द अबव। अगर आपको कोई कैंडिडेट ऊपर से पसंद है तो आप उसको वोट दे सकते हो, जिससे लगता है कि हाँ भाई ये कैंडिडेट ने बढ़िया काम किया है, आप जिससे यहाँ पर सहमत हो आप उसको वोट दे सकते हो। लेकिन अगर आप किसी से भी सहमत नहीं हो तो आप यहाँ पे नोटा पर भी वोटिंग कर सकते हो कि नन ऑफ द अबव, मुझे कोई नहीं पसंद। समझ गए? तो ये भी एक ऑप्शन आपको मिलता है नोटा का, जहां पर ये इंडिकेट किया जाता है कि कोई व्यक्ति भाई सभी कॉन्टेस्ट, जितने भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस, जितने भी लोग लड़ रहे हैं, सबको डिसअप्रूव करता है। नोटा यहाँ पे इलेक्टर्स को और ज़्यादा पावरफुल बनाता है कि भैया यहाँ पर नेगेटिव ओपिनियंस भी हैं, वो अपने नेगेटिव ओपिनियंस को भी यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकता है। अगर किसी को कोई नहीं पसंद तो उसके लिए भी तो ऑप्शन होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर नोटा ऑप्शन दिया गया। ये बेसिकली उनको राइट मिलता है, राइट टू रिजेक्ट। ध्यान रखिएगा, राइट टू रिजेक्ट का हक मिलता है। अपने डिसीजन को सीक्रेसी के तौर पर मेंटेन करते हुए वो किसी भी लीडर को ना चुनकर भी दोस्तों यहाँ पे वो अपना डिसीजन एक बना सकते हैं। यह है नोटा नन ऑफ द अबव। एक और सवाल आएगा जो प्रीलिम्स में या दूसरे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि नोटा का सबसे पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो सबसे पहली बार इसका यूज किया गया था 2013 की असेंबली इलेक्शंस में, जो कि 2013 के जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे वो 5 राज्यों में हुए, है ना। और जब 5 राज्यों में ये इलेक्शन चल रहे थे तो उसी दौरान यहाँ पर नोटा का सबसे पहली बार इस्तेमाल हुआ। वो कौन कौन से 5 राज्य थे? छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश। इन 5 स्टेट्स में ये नोटा का वोटिंग दिया गया 2013 में। फिर उसके बाद 2014 में हमने पूरे जनरल इलेक्शंस में नोटा को इंक्लूड कर दिया। और मैं आपको बताऊं 2013 में जो नोटा आया उसके पीछे का रीजन था सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस। एक केस हुआ था जिसके बेसिस पर कुछ डायरेक्शंस आए और उसी के आधार पर यह पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नोटा को इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है, क्या मान लो ये जो नोटा है इसका वोट काउंट होता है या नहीं होता? तो इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी, इलेक्शन कमीशन वो बॉडी है जो देश में सभी इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेती है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी।
तो इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफाई किया कि जो भी नोटा के ऊपर वोटिंग दी जाएगी उसको बिल्कुल काउंट किया जाएगा, लेकिन काउंट होने के साथ साथ यहाँ पर उसको इनवैलिड वोट्स भी हम देखेंगे, यानी कि उसको एज अ इनवैलिड वोट कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो किसी कैंडिडेट को नहीं दिया गया है, उसमें से आपने रिजेक्ट कर दिया है सभी कैंडिडेट को। तो अगर नोटा को वोटिंग मिलती है, मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नोटा को वोटिंग मिली, जितने भी लोग थे उनको कोई भी ऊपर का लीडर पसंद नहीं आया, सबने नोटा पे वोटिंग दी, सपोज सबने नोटा पे वोटिंग दी, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी मेंबर से ज़्यादा नोटा को वोटिंग मिली है, सबसे टॉप पर नोटा है, तो अब क्या होगा, किसको विनर डिक्लेयर करेंगे? क्या वहाँ पे कोई एमपी आएगा, नहीं आएगा? तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। जब भी यहाँ पर नोटा को सबसे ज़्यादा वोटिंग मिलेगी तो नोटा के बाद जो भी सदस्य होगा जिसको सबसे ज़्यादा वोटिंग मिली होगी उसको यहाँ पर एज अ विनर डिक्लेयर किया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा मान लो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पे वोटिंग हुई, सबसे ज़्यादा नोटा को वोटिंग मिली, तो ऐसा थोड़ी ना होगा जब नोटा को वोटिंग मिली है तो उस एरिया में एमपी नहीं रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, है ना। तो होगा क्या, बेसिकली यहाँ पर इसके बाद देखा जाएगा दूसरा कौन व्यक्ति है जिसको सबसे ज़्यादा वोटिंग मिली है, उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी कि इलेक्शन का जो आउटकम होगा उसमें कोई चेंज होगा नहीं, बस आपकी मर्जी, आप चूज करो या ना करो, फिर भी कोई ना कोई व्यक्ति आएगा आपके सामने। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन रखा गया कि भाई आप कुछ गाइडलाइंस बनाइए, कुछ नियम कानून रखिए कि भाई जब भी इलेक्शंस होंगे और मान लो नोटा को सबसे ज़्यादा वोट्स अगर मिलते हैं तो उस इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। तो इस बेसिस पर यहाँ पर एक पिटीशन भी डाला गया सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं उसके ऊपर क्या होता है आगे, जो भी अपडेट्स आएंगे वो डिस्कस किए जाएंगे। तो ये हो गया हमारा नोटा का पूरा इशू। पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए आगे आते हैं। पेज नंबर 11 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको अगेन हम जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में लिंक करेंगे। जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से भी हम इसको लिंक करेंगे। दोस्तों आपने आसियान का नाम सुना होगा। आसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। जो साउथ ईस्ट के देश हैं एशिया के अंदर में, लगभग 10 देश आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसको मिलाकर ये पूरा का पूरा आसियान ग्रुप बनता है। और इंडिया का जो रिलेशन है इन आसियान ग्रुप के साथ में वो बहुत अच्छे हैं। हम इन देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करते हैं, यानी जो व्यापार होता है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कस्टम ड्यूटीज हैं, उसके ऊपर छूट देते हैं, जिसके बेसिस पर ये जो 10 आसियान के देश हैं ये भारत को बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनको छूट मिल रही होती है, व्यापार में बहुत फायदा होता है इनको। ये 10 मेंबर्स कौन कौन से हैं? यह है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कैम्बोडिया। ये 10 मेंबर्स आपको आसियान के देखने को मिलेंगे। इनके साथ में भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बेसिस पर जो पिछले कुछ समय पर रिजल्ट्स आए हैं उसके बेसिस पर यहां पर इंडिया बोलता है कि भाई हम इसको वापस से रिव्यू करेंगे एक बार, क्योंकि अभी एक बड़ी मीटिंग होने वाली है अगले महीने। इंडोनेशिया में होगी आसियान और इंडिया के बीच की मीटिंग। उस मीटिंग में भारत ने बोला है इस एग्रीमेंट को रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि इस एग्रीमेंट के बेसिस पर हमने व्यापार में छूट तो दी, लेकिन उस छूट देने के साथ साथ व्यापार में भारत को ट्रेड डेफिसिट फेस करना पड़ रहा है, इंडिया को व्यापार में घाटा हो चुका है। अच्छा, यहां पे क्या डिटेल्स बताती हैं? तो ये देखिए, इंडिया बोलता है 2023-24 में जो भारत का व्यापार है उसमें घाटा हुआ है, स्पेशली इन देशों के साथ में जो व्यापार किया हमने उस कंडीशन में। ठीक है, तो इसको सुधारने की जरूरत है। यहां पे बोला गया एक समय पर व्यापार जो हो रहा था वो कम हो रहा था, और अभी भारत ने क्या किया, लगभग $41.2 बिलियन का सामान इन 10 देशों में एक्सपोर्ट किया। ये हमने केवल एक्सपोर्ट किया, लेकिन इंपोर्ट कितने का कर लिया? इंपोर्ट कर लिया $79.66 बिलियन का। इतना हमने खरीद लिया, खरीदा ज्यादा पैसे का, बेचा कम पैसे का। तो पैसा हमारा दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा गया, क्योंकि हमने इंपोर्ट बहुत ज्यादा किया। तो इसके बेसिस पर इस ट्रेड एग्रीमेंट को वापस से रिव्यू किया जाएगा, एक बार चेक किया जाएगा। कुछ चीजें हैं जिसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अगले महीने ये मीटिंग होगी, तो जो भी डिसीजंस वहाँ पे लिए जाएंगे वो डिसीजंस हमारे सामने ऑब्वियसली न्यूज़ आर्टिकल्स में कवर होंगे, तो मैं एक्सप्लेन भी करूँगा आपको। बट अभी के समय पर ये कंडीशन आपको समझ में आ गई कि हाँ न्यूज़ क्या चल रही है। अब ज़रा थोड़ा सा और डिटेल समझिए, थोड़ा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो आपको आसियान के बारे में बेसिक फैक्ट्स पता होना चाहिए फॉर द प्रीलिम्स, फिर आगे मैं आपको भारत और आसियान के रिलेशंस भी समझाऊंगा। तो दोस्तों आसियान एक रीजनल ग्रुप है
जिसमें 10 देश आते हैं और ये 10 देश आपस में इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सिक्योरिटी के बेसिस पर कोऑपरेट करके वर्क करते हैं। और इस पर्टिकुलर आसियान ग्रुप को बनाया गया था बैंकॉक के अंदर अगस्त 1967 में। थाईलैंड यहां पर देश था जिन्होंने कुछ कंट्रीज के साथ में साइन किया, यानी कुछ स्टार्टिंग में देश थे जो कि फाउंडिंग मेंबर्स बताए जाते हैं आसियान के। और वो कुछ देश कौन कौन से हैं? इन 10 में से जो देश वो थे जिन्होंने आसियान ग्रुप को शुरू किया, उनमें पहला है इंडोनेशिया, दूसरा है मलेशिया, तीसरा है फिलीपींस, चौथा है सिंगापुर एंड पांचवा है थाईलैंड। इन 5 कंट्रीज ने मिलकर आसियान ग्रुप को शुरू किया और इसकी चेयरमैनशिप रोटेट होती है हर साल। भाई कभी कोई मेंबर इसका चेयरमैनशिप संभालेगा, कभी कोई दूसरा संभालेगा। अब धीरे धीरे जब कहानी बढ़ती चली गई तो दोस्तों इसमें कुछ और कंट्रीज को ऐड किया गया और 5 कंट्रीज को ऐड किया गया, जिसके बेसिस पर आज 10 देश हो चुके हैं आसियान में। अब मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूँगा। अच्छा, 10 देश के बारे में तो आप पढ़ ही चुके हो, वो 10 देश हैं कौन कौन से, है ना? यहाँ पर आप देख पाओगे। तो ये 10 देश आपके हो गए। अब इसमें जो इंडिया का कह सकते हो ट्रेड को लेकर रिलेशन है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन वो इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड के साथ में भी है। आसियान देश 10 देश साथ में आ जाते हैं तो सब मिलकर एक बड़ी जीडीपी को भी कंट्रीब्यूट करते हैं, अच्छी खासी पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। अब सवाल यह है, ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर भारत और आसियान कंट्रीज मिलकर कॉपरेट करती हैं? तो उसमें सबसे पहला है इकोनॉमिक कॉपरेशन। दोस्तों आसियान जो है भारत का चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन देशों के साथ में साइन किया 2009 में, स्पेशली गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में। फिर सर्विसेज को लेकर भी हमने एग्रीमेंट साइन कर दिया 2014 में। तो आसियान और भारत दोनों के बीच में व्यापार को लेकर खुल्लम खुल्ला एकदम छूट है। फिर बात आती है पीस एंड सिक्योरिटी की। तो दोनों कंट्रीज या दोनों साइड्स की जब बात करते हैं दोस्तों, तो दोनों फोकस करते हैं कि आपस में पीस, स्टेबिलिटी, मैरीटाइम सेफ्टी, इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। और यहीं पर फाइनेंशियल असिस्टेंस की भी बात आती है। तो ये 10 देश वो हैं जिनको भारत लगातार पैसों का सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाता आया है और इन्हीं के बेसिस पर हमने अलग अलग फंड्स भी बनाए हुए हैं, जैसे आसियान इंडिया कोऑपरेशन फंड बनाया हुआ है, आसियान इंडिया ग्रीन फंड बनाया गया है जहां पे इंडिया का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है और उन फाइनेंशियल बेसिस पर इन देशों को एक बड़ा सपोर्ट मिलता है। फिर बात आती है कनेक्टिविटी की। तो इंडिया कहीं ना कहीं आसियान ग्रुप से कनेक्टेड है, जैसे मैंने बोला म्यांमार, थाईलैंड, ये सब कंट्रीज आसियान में हैं। तो भारत, म्यांमार और थाईलैंड, इन तीनों के बीच में दोस्तों एक हाईवे रेडी किया गया है, काम चल रहा है। वो यहाँ पर आपको ट्राइलेटरल हाईवे देखने को मिलेगा, है ना? फिर उसके बाद यहाँ पर इंडिया और आसियान के जो ये देश हैं वो लगातार अपने रिलेशंस को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग मीटिंग्स में जब जब मीटिंग हुई है तब तब ये कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ में प्रेजेंट रही हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में आसियान और भारत के रिश्तों में कुछ चैलेंजेस भी नजर आए हैं, कुछ समस्याएं भी देखने को मिली हैं। और वो समस्याएं क्या हैं? सबसे पहला चैलेंज है टेरिटोरियल डिस्प्यूट। हुआ यहाँ पर ये दोस्तों, चाइना भी लगातार साउथ चाइना सी में क्लेम करता है और चाइना इनमें से कई सारी कंट्रीज के साथ में भिड़ चुका है, जैसे मलेशिया, फिलीपीन, वियतनाम, इनके साथ में रिलेशंस चाइना के खराब हैं। और कुछ कंट्रीज में यहाँ पर चाइना अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। लंबे समय से चाइना एक इंपॉर्टेंट पार्टनर रहा है ना, आसियान में कई सारे देशों का, इनको पैसे प्रोवाइड करवाता हुआ नजर आया है। ये देश भी कहीं ना कहीं चाइना की साइड में झुके हैं। तो चाइना का जो एक्सपेंशन है या चाइना का रोल है इन कंट्रीज में, वो इंडिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशंस के ऊपर में एक बड़ा इंपैक्ट डालता है, जिसके बेसिस पर कुछ वे फॉरवर्ड्स और कुछ सोल्यूशन भी दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, ये दोनों मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन बनाते हैं। इसकी मैरीटाइम सिक्योरिटी या इस पूरे रीजन की सुरक्षा के लिए आसियान देशों का भारत के साथ में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम नहीं चाहते चाइना इस पर्टिकुलर रीजन में आए, क्योंकि चाइना ऑलरेडी कई सारे कंट्रीज़ के साथ में डिस्प्यूट्स क्रिएट कर चुका है, उनके एरियाज़ को अपने एरिया बता चुका है, उनके आइलैंड्स को अपने आइलैंड बता चुका है। तो यहाँ पे इन देशों को इंडिया के साथ में अपने रिलेशंस को स्टेबल और मजबूत बनाना होगा। फिर बात आती है रीजनल टूरिज्म की। तो भारत और आसियान दोनों मिलकर रीजनल टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं। आपस में ये जो 10 देश हैं और इंडिया, इनके बीच में पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया जा सकता है। तो इसके ऊपर फोकस किया जाए, जिससे इन देशों के संबंध मजबूत होंगे तो कोई तीसरा देश आके इसमें टांग नहीं अड़ा पाएगा। फिर यहाँ पे बोला गया है, हमें डिजिटाइजेशन, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ग्रीन ग्रोथ, इन सब सेक्टर्स में मिलकर काम करना होगा, क्योंकि यही आज के ज़माने के हिसाब से इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। तो आपस में इन दोनों देशों का इन सेक्टर्स में
कॉपरेशन होना इज द अटमोस्ट रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये था आर्टिकल। नाउ आते हैं दोस्तों आज के मेंस के क्वेश्चन के ऊपर। इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड आज का मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ आसियान फॉर इंडिया, यानी आसियान देशों का भारत के लिए क्या महत्व है टू मेंटेन एन ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक रीजन। यानी आपको बताना है जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, इस रीजन को एकदम ओपन और फ्री बनाने के लिए, यहाँ पे चाइना अपना डोमिनेशन ना दिखा सके, चाइना के अग्रेसिवनेस को रोकने के लिए आसियान का इंपॉर्टेंस भारत के लिए किस लेवल पर है वो आपने समझाना है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, वो भी 250 शब्दों में। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। क्वेश्चन यह है, भारत के लिए खुले और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने के लिए आसियान के महत्व की जांच करें। और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हो। और आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब यहीं पर आपको दोस्तों इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे वो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए, और अब आता है प्रैक्टिस क्वेश्चन की बारी। क्वेश्चन ये था कि इन चारों देशों में से कौन सा एक ऐसा देश है जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चाइना। ठीक है, तो चाइना दोस्तों यहाँ पर इस IPEF का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से बन सकते हैं। तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये सब यहाँ पर IPEF के मेंबर्स हैं, बट चाइना इसका मेंबर नहीं है। आगे आते हैं और करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।